नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप सभी दर्शकों के सामने लेकर हाजिर हूँ आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। आज की स्ट्रेट टॉक हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे एन पहले हुए कैश फॉर वोट स्कैम की। ये जो कैश फॉर वोट मामला सामने आया है, ये कथित रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के खिलाफ मामला है। और इस मामले में आरोप ये लग रहा है कि विनोद तावड़े जो है वो चुनाव में वोट के बदले कैश इस काम में लगे हुए थे कि उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक और कार्यकर्ताओं के जरिए चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच की जाएगी। खुद तावड़े की भी सफाई सामने आ रही है। बीजेपी कह रही है कि ये विपक्ष का जो कि चुनाव में अपनी हार देख रही है वो एक पोल स्टंट कर रही है। स्ट्रेट टॉक में इन आरोपों और सवालों को समझने की कोशिश शुरू करते हैं। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, उससे पहले कि हम उनसे आप दर्शकों का परिचय करवाएं और उनसे इस पूरे गंभीर आरोप और विवाद पर समझने की कोशिश शुरू करें, आज के कुछ फैक्ट और कुछ सवाल हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने रखें। और ये फैक्ट और सवाल इस तरीके से हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, यहां पर कैश फॉर वोट का ये जो बड़ा खेल सामने आया है, बीजेपी के छोटे मोटे कोई नेता कार्यकर्ता नहीं बल्कि राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, और उन्हें रंगे हाथों कैश बांटते हुए पकड़ने का दावा किया है बहुजन विकास अघाड़ी के नेता और विधायक की तरफ से। आखिर मतदान से ऐन पहले ये जो बीजेपी के नेता पर आरोप लगे हैं, ये कितने संगीन आरोप है। चुनाव आयोग ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एक फैक्ट हम अपने दर्शकों के सामने ये भी रखना चाहते हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, खासतौर पे कि जो पोल कोड का उल्लंघन है, यानी कि आचार संहिता के उल्लंघन के जो कुल मामले हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो ये है 6382 मामले जो है ये महाराष्ट्र में पोल कोड उल्लंघन के सामने आए हैं। और जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 536 करोड़ रुपए का कैश और गुड्स ये जब्त किया गया है। और जबकि स्थानीय सूत्र बताते हैं कि ये 536 करोड़ का नहीं बल्कि लगभग 1000 करोड़ का जो कैश है वो जब्त किया गया है। यानी असल आंकड़ा 7 गुना 2019 की तुलना में 7 गुना ज्यादा है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 536 करोड़ कैश जब्त हुआ है। और सामान, लिकर, ड्रग्स और एक्सपेंसिव मेटल जो है ये जब्त किया गया है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि महाराष्ट्र चुनाव किस तरीके से हुए हैं मतदान से पहले, ये डेटा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए इसके बीच में लड़ा जा रहा है। और इसीलिए ये फैक्ट्स की आखिर विधानसभा चुनाव जो कि एक चरण में 20 नवंबर को हो रहे हैं 288 विधानसभा सीटों को लेकर, वो कैसे कराए जा रहे हैं। पैसे का खेल, कैश फॉर वोट एंड मतदान से पहले, और वो भी आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, मेहमान जुड़ चुके हैं आज के, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ शर्मा, जुड़ रहे हैं, बेंगलुरु से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं मुकुल त्रिपाठी, और महाराष्ट्र नांदेड़ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दांडगे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में अभय कुमार जी आपसे करना चाहूंगी, विरार में ये जो खेल देखा जा रहा है और जो तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से, बाढ़ बल्कि मैं कहूंगी कि ऐसे फुटेज की देखी गई है जिसमें कि नोट लहराते हुए जो बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो दिख रहे हैं, तावड़े घिरे हुए दिख रहे हैं, पुलिस पहुंच जाती है। ये असल मामला है क्या? मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि महाराष्ट्र से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए ये पूरा मामला बताएं। नेहा जी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, कल महाराष्ट्र में चुनाव है, कल वोटिंग है महाराष्ट्र के 288 विधानसभा के लिए। और होड़ में सभी पक्ष के लोग चाहते हैं कि उनकी सत्ता आए, उनका वो वोट बैंक बढ़े, उनके एमएलए बढ़े, और इसलिए सत्ताधारी और विरोधक दोनों भी सत्ता पाने के लिए हर मोड़ पर हर तरीके से हर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी जो आपने बात बताई और जो बात सामने आई है
पैसे नोट फॉर वोट के लिए, जी तो वो हमने भी देखा है, हम लोगों ने भी वो टीवी से ही जाना है। और ये जो बात है, इस मामले में चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई करनी चाहिए वो उन्होंने शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि बात का खुलासा शायद चुनाव आयोग की तरफ से होगा। अगर इस प्रकार की बात अगर सामने आती है जी तो वो लोगों के लिए और गणतंत्र के लिए बहुत धोखादायक है। इस तरह की बात जो कि हर जगह पे है, जी ये छुप छुप कर जो है, लेकिन आज जो ये सामने बात आई है, हम्म ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक बात है, मैं ऐसा कहूँगा। बिल्कुल। और महाराष्ट्र की धरती, जहां पर ये कहा जा रहा है कि वो शिवाजी की धरती, और यहाँ पर करप्शन किस स्तर पर है, और इसका सीधा सीधा उदाहरण इन तस्वीरों के जरिए आरोप लग रहे हैं कथित रूप से। हालांकि मामला जो है वो अब जांच का विषय है। इससे पहले कि मैं मुकुल जी के पास जाऊं, मैं सिद्धार्थ जी आपसे समझना चाहती हूँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये जो कैश फॉर वोट का खेल है, वो क्या इतना अब निर्लज खेल हो चुका है कि बीजेपी का बड़ा नेता, राष्ट्रीय महासचिव इस खेल को अंजाम देते हुए रंगे हाथ कथित रूप से पकड़ा गया है? आप इसे कैसे देख रहे हैं, इस आरोप को कैसे देख रहे हैं? और बीजेपी की क्या ये हताशा दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो वहां पर चुनाव की स्थिति है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ ज्यादा झुकी हुई दिख रही है, और इसीलिए एक बड़ा नेता भी विरार के होटल में पहुंच जाता है कैश लेकर? 5 करोड़ कैश रकम जब्त करने की बात बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने की है। जी नेहा जी, जो विनोद तावड़े जी हैं, वो कोई, जैसे आपने कहा, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनका पैसे के साथ पकड़ाना भाजपा की 4 मजबूरियों को दर्शाता है। वो 4 मजबूरियां हैं, मैं एक एक करके चारों मजबूरी बता देता हूँ। पहली मजबूरी यह है कि अब जो भाजपा, आज की वर्तमान भाजपा है, वो अटल जी या अडवाणी जी वाली चाल चरित्र चेहरा वाली भाजपा अब वो नहीं रही। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चाल चरित्र चेहरा अटल जी और अडवाणी जी के साथ भाजपा का समाप्त हो गया। अभी की जो भाजपा है उसका चाल चरित्र और चेहरे से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यह है भाजपा की पहली मजबूरी। दूसरी मजबूरी है, ये थोड़ा सा रोचक बात बताता हूं, कि चुनाव में अक्सर हम लोग देखते हैं कि इस तरह का पैसे बंटने के खेल होते रहते हैं। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज नहीं है। आप अगर वोटर रहिए, और खास करके आप अगर आर्थिक रूप से विपन्न श्रेणी में हैं और उस तरह के झुग्गी बस्ती टाइप की जगह पे आप रहते हैं, तो आप देखते हैं, आप जानते हैं कि चुनाव के समय, चुनाव के एक दिन पहले इस तरह के पैसे बंटते हैं। लेकिन ये जो पैसे बंटने का काम होता है, ये किसी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री नहीं करते, किसी पार्टी के लोकल छोटे मोटे कार्यकर्ता करते हैं जी। और यहाँ पर अगर किसी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय महामंत्री इस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब 2 चीज दर्शाता है कि या भाजपा के पास बंबई में या महाराष्ट्र में कार्यकर्ता नहीं है, या तो भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए जिसको पैसा बांटना था वो खुद पैसा लेके बैठा हुआ था। दूसरा, वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं बंटवा रहे थे, वो खुद बांट रहे थे। इसका मतलब है कि या तो भाजपा के पास इतने कार्यकर्ता नहीं है, तो उनके पास कार्यकर्ता है लेकिन भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा नहीं है। जी। तीसरी मजबूरी भाजपा की ये बताती है कि अभी जो 6-8 महीना पहले लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, वो नतीजे स्पष्ट कर दिए कि भारत में हर 3 में से 2 व्यक्ति भाजपा को वोट नहीं करता है, हर 3 में से केवल 1 व्यक्ति ही भाजपा को वोट करता है। जी। तो भाजपा को शायद अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इस देश में अब, खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, कानून का राज चल रहा है, भाजपा का राज नहीं चल रहा है। जी। लेकिन भाजपा तो सरकार में है सिद्धार्थ जी, तो भाजपा की ये जो कह सकते हैं कथित हताशा या फिर जो डर है सरकार में रहने के बावजूद, ऐसा क्यों दिख रहा है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इससे पहले कि मैं मुकुल जी के पास जाऊं अगले सवाल के साथ, कि क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो आरोप है और जो सफाई आई है विनोद तावड़े की तरफ से कि वो आचार संहिता के जो 12 नियम है उनको बताने के लिए वहां पर पहुंचे थे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच, आखिर ये 12 नियमों की जानकारी क्या कोई भी पार्टी का सदस्य होता है उनको जानकारी नहीं होती, और इसीलिए मतदान से पहले ब्रीफिंग जरूरी होती है और स्वयं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो ब्रीफिंग करते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे। लगातार जुड़े रहिए स्ट्रेट टॉक के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में कैश फॉर वोट का खेल सामने आया और इस खेल की हकीकत क्या है लगातार आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।
तो विनोद तावड़े और संगीन आरोप के सेंटर में, केंद्र में आ गए हैं और बीजेपी कई तरह की सफाइयां भी दे चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी हो, बड़े प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, या फिर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, सबने कहा है कि ये जो आरोप है ये विपक्ष की हताशा है और मनगढ़ंत आरोप है। मुकुल जी के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहूंगी। मुकुल जी, क्या विनोद तावड़े ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में डिस्कशन शुरू होने से पहले ही अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचाई कि विनोद तावड़े ने असल में सफाई में क्या कही है। वो कह रहे हैं कि आचार संहिता के नियमों की जानकारी देने और उस पर चर्चा के लिए वहां पर पहुंचे थे। मतदान से एन पहले क्या इस तरह की एक्सरसाइज होती है? आप स्वयं एक चुनाव लड़ चुके हैं, आपका अपना अनुभव क्या है? देखिए, मैं चुनाव लड़ा नहीं था, मैंने चुनाव पहले ही ट्वीट कर दिया था जी। लेकिन मैं सारी उस जब तक आपका पर्चा दाखिल होता है तब तक मैं वहां था। लेकिन इन चुनाव में जो तावड़े जी का बयान है वो बड़ा हास्यास्पद मुझे इसलिए लगता है कि जितने भी हमारे मित्र हैं सब पत्रकार हैं और सब बीट पे रहे होंगे और आज भी वो पूरा निगाह रखते हैं और जो भी पत्रकार है वो जानता है कि ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। वो बाकायदा मशीनें लाता है, मशीनों को दिखाता है, सारे जितने भी पार्टी होते हैं उनको कॉल होती है और वो एक एक बताते हैं और ब्रीफ करते हैं, उसके क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन जो होता है उसमें वो लोग पूछते भी नहीं होगा तो कैसे होगा। बाकायदा सील से लेके वोटिंग के सारे नियम कानून साथ ये मैंडेटरी है। ये जरूरी है कि जब चुनाव से पहले सबको बुला के बैठाया जाता है और डिफरेंट विधानसभा का अलग अलग होता है। तो लोकसभा होता है तो उसका अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। ऐसे में ऐसी कौन सी चीज नई या कोई चुनाव आयोग ने कोई आपका ऐसा कोई उस नियमों में बदलाव किया नया जो आप उसको बता नहीं रहे हैं। तो ये बहुत हास्यास्पद है कि जब एक बार ब्रीफ और एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर ब्रीफ कोई नहीं करता और आपको वहां ब्रीफिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये हास्यास्पद है, बहुत मतलब हंसी मजाक का एक वो है कि आप ऐसा एक्सक्यूज दे रहे हैं जो गधे पे किसी के नहीं उतरता जी। और निहायत बता दें आपको कि जैसे मैंने देखा, जिस जगह मैं पार्टी का नाम नहीं भूलूंगा लेकिन मुझे पहले इंस्ट्रक्शन हो गया था कि हर बस्ता दर्शकों को बता दे, जब आप वोट देते हैं तो सभी पार्टियां अपने अपने कुछ लोगों को बाकायदा एक डेस्क देती है और डेस्क में आपको जाके वहां पे अपना नाम देख के, पर्ची देख के फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो जिस पार्टी का रहता है, जिसका वोटर रहता है, उस पर्टिकुलर डेस्क पे जाता है और वो वोटिंग जो आपका मतदान केंद्र होता है उसको बाहर रखता है। तो वहां पे ये मैसेज मुझे मिला था कि पर बस्ता 1000 रुपीज आपको रखना है अंदर। अब आप ये मानिए, मैं तो लोकसभा में गया था तो लोकसभा में 600 समथिंग थे जी। अब 600 आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, ये तो एक मैं छोटा सा मैं 2014 का बता रहा हूँ आपको जी। आज जो चीजें सामने आ रही है 500 करोड़ की, जैसे आपने बात करी, जो बरामद हुआ है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता क्योंकि सारे अखबार, सारी मीडिया और हम लोग को जो जानकारी है दोनों राज्यों में मिला के 1000 CR के आसपास पकड़ा गया है जिसमें 8 मिनट खाली महाराष्ट्र का है। तो पहले चुनाव में मात्र 108 CR का था जो पकड़ा गया था जी। तो ऐसे में जब ये 7 का बड़ा है तो जाहिर बात है कि खर्चे बड़े हैं और ये चुनाव आयोग की जो एक गाइडलाइन होती है कि एक भी जो आपका प्रत्याशी है वो एक सर्टेन अमाउंट खर्च करता है, वो सब कागजी बातें हैं, किताबी है, वो आपको नॉर्मल लेवल में आपको समझा दिया जाता है, आप उस पर सब कुछ सहमत हो जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे बहुत कुछ आगे होता है जो अब सामने आए। तो हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं और ये पूरा प्रकरण एक वास्तव में अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाए तो ऐसा कोई मैं उन पर मानता नहीं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो सही है और वो बताने गए थे, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। बिल्कुल मुकुल जी, आपने ये स्पष्ट किया कि ये तो पोल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है और वो एक्सरसाइज करते हैं कि तमाम बूथों पर जो भी किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर वहाँ पर नेता उनकी ड्यूटी लगी होती है, उनको ब्रीफिंग की जाती है। अभय कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो जिस होटल में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता पहुंचे और जहां तक मैं विधायक हितेंद्र ठाकुर, अगर मैं उनका नाम सही ले रही हूँ तो मुझे आप गलत होने
पर यहाँ पर सही कीजिएगा। हितेंद्र ठाकुर का जो कहना स्टेटमेंट है कि उन्हें चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दी। होटल का सीसीटीवी कैमरा जब वो वहां पर पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ तो वो बंद पड़ा था, जिससे कि जो संदेह है वो गहरा गया। बीजेपी कह रही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के नेता कार्यकर्ता वहां क्या करने पहुंचे थे, वो वहां साजिश करने पहुंचे थे। बीजेपी के जो सफाई है और हितेंद्र ठाकुर की जो बातें हैं, आपको क्या लग रहा है कि वहां पर हितेंद्र ठाकुर इतने एक्शन में कैसे, उनको कैसे जानकारी मिली कि वहां पर विनोद तावड़े पहुंचे हुए और कैश का वितरण हो रहा है और वो लाव लश्कर लेकर पहुंच जाते हैं? नेहा जी, देखिए, जहां जिस होटल पर यह घटना हुई है वो इलाका जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग वहां पर रहते हैं जी। और मेन बात तो है, पहले का चुनाव, 5 साल पहले का चुनाव और आज का चुनाव, इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। हर मतदाता जो है वो सजग हो चुका है, हर मतदाता जो है वो भी निडर हो चुका है। लोगों को कुछ बातें अगर दिखती है तो वो जबकि तभी वो सोशल मीडिया पर हो या फिर फेसबुक पर हो जी। या फिर ट्विटर पर वो एक्टिवली वो बात सामने आ जाती है। और ये जो प्रकार जो खुला हुआ है जो आज ध्यान में आया, ये भी मैं ऐसा कहता हूं कि ये सोशल मीडिया की वजह से ही ओपन हुआ है। जी। और लोगों में जब बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं को जब ये बात पता चली, उन्होंने वहां पर ठाकुर जो है उनको बुलाकर इस बात की खातर जमा करने के लिए उन्होंने उनको बुलाया था। और जब उनके कुछ बातें जो वहां पर उनको ध्यान में आई, जो चीजें वहां पर उनको जो चीजें दिखी, जी। उनके मुताबिक वो संशयास्पद थी और जिसकी उन्होंने कंप्लेन भी की। लेकिन देखिए, जिस राज्य में, कल की ही बात है, नागपुर के अंदर तो माजी गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उनके गाड़ी के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, उनको भी वो पत्थर लगने की वजह से जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जी की वजह से जो बात वो ज्यादा तरीके में रही है। और पैसे बांटने, वो अगर सच में सामने अगर आता है तो फिर वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी, ऐसा हमें मानना चाहिए और जरूर कार्रवाई हो, ऐसा सभी का मत है। मानना और उम्मीद, आशा तो यही रहती है अभय कुमार जी। लेकिन अगर ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि 2019 के मुकाबले 7 गुना इजाफा हो गया अगर कैश जो है सीजर में या फिर अन्य गुड्स के जब्त करने में, तो ये फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर ही जो है संदेह पैदा करता है कि चुनाव आयोग एक तरफ अमित शाह तक के जो बैग या फिर जो है लाव लश्कर की तलाशी ले रहा है, लेकिन कैश जहां पर पहुंचना है वहां पर तो पहुंच जा रहे हैं और कैश का जो खेल है वो 7 गुना बढ़ भी गया है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं और सवाल मेरे बाकी हैं, अभी स्ट्रेट टॉक में इन सवालों को समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और सीधे चलते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी के पास। सिद्धार्थ सर, आपने लगातार ये बातें सुनी, चुनाव आयोग जिस तरीके से यहाँ पर सुर्खियों में बना रहा कि उसने अमित शाह जी की जो है तलाशी ली, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी की तलाशी ली, उन्होंने सीएम शिंदे की भी तलाशी ली, लेकिन कैश सीजर की जहां तक बात आ रही है, जब्ती की बात आ रही है, तो ये तो 7 गुना के रिकॉर्ड तक पहुंच रही है। तो क्या अगर पर सीट देखा जाए, ये जो 5 करोड़ जब्ती की बात हो रही है कि कथित रूप से विनोद तावड़े वहां पर बांटने के लिए पहुंचे थे और कैश भी लहराते हुए जो तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं इस आरोप को और ज्यादा संगीन बना रही है। तो क्या 288 विधानसभा सीटों पर ये जो आंकड़ा है 858 करोड़ रुपए का, इससे भी ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल, ये आंकड़ा सिर्फ 1000 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ तक जाता है, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव, आज इस देश में चुनाव लड़ना कोई आसान काम रहा नहीं। आप अगर एक विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से जस्ट टीवी के दर्शकों को जान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग के अनुसार ही आप 25 लाख तक तो ऑफिशियली, मतलब कायदे से आप खर्च कर सकते हैं। 25 लाख पर कैंडिडेट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का 25 या 30 लाख के आसपास है। तो 30 लाख रुपए तो आप कायदे से खर्च कर सकते हैं, तो बेकायदे से तो आप उससे 30 गुना ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। इसमें मैं, आपने जो कहा, अभय जी ने इससे पहले जो कहा, उससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। हुआ यह है कि
ये जहां पर पैसा पकड़ाया है, ये वसई विरार का इलाका है। मेरी टीम वहां पे, हम लोग चुनाव कवरेज में मेरी टीम वहां भी काम कर रही है। तो दर्शकों को जान लेना चाहिए कि वसई विरार इलाका जो है वो बहुजन विकास अघाड़ी का एकदम गढ़ है। और किसी समय में वसई विरार इलाके का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 100 से ज्यादा सीट बहुजन विकास अघाड़ी जीती हुई है, 2000 मेरे ख्याल से 5-7-10 साल पहले। तो वो जो इलाका है वो पूरा का पूरा बहुजन विकास अघाड़ी का है। वहां पर उनके इलाके में जाके अगर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री पैसा बांट रहे थे, तो जो मैंने इससे पहले के सेगमेंट में कहा था कि भाजपा की 4 मजबूरियां थी, उसमें 2 मजबूरी मैंने गिना दी थी। तीसरी मजबूरी मैं बता रहा हूं कि भाजपा का इकोसिस्टम अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद इस देश में अब कानून का राज है। इसके 4-5 स्पष्ट उदाहरण हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पूरा राज्य का दर्जा पहले दे दिया। हालांकि बाद में मोदी सरकार ने, इससे पहले वाली मोदी सरकार ने उस पर एक अध्यादेश ले आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया। दूसरा ये हुआ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में भाजपा के पास या इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो भी पैसा आता है वो पूरी तरह से अवैध है करके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तीसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के केसेस में जो लोगों को लंबे लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बंद रखा था, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आते आते सभी के बारे में कह दिया कि इनकी गिरफ्तारी ही अवैध है। अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले हमने देखा कि बुलडोजर जो चलता है उसको भी अवैध कर दिया है। तो भारत अब कानून से चल रहा है, भाजपा से नहीं। क्योंकि भाजपा के इकोसिस्टम ने 2014 के बाद एक ऐसी हवा चलाई थी कि जिसकी सरकार होती है राज उसी का होता है, सरकार जिसकी होती है उसका राज नहीं होता। उस सरकार को संविधान के अनुसार राज चलाना पड़ता है। इस सामान्य बात को कि ये देश कानून से चलता है, भाजपा के राज में हम नहीं जी रहे हैं, इस सामान्य सी बात को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अगर नहीं समझे तो वो तो अपने आप को मूर्ख साबित कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये आरोप फिर निराधार है? चुनाव आयोग क्या कानून के राज को जो है लागू करता हुआ दिख रहा है? महाराष्ट्र की अगर बात मैं समझना चाहूँ आपसे। हाँ, एक अब आपको आश्चर्यजनक तथ्य बताते हैं फिर से जस्ट टीवी के दर्शकों को कि चुनाव आयोग के पास अपना कोई भी जैसे ही कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लागू होती है तो लोगों को लगता है कि कोई नया कानून आ गया जी। चुनाव आयोग के पास अपना कोई स्टाफ नहीं होता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई नया कानून नहीं होता। चुनाव आयोग का काम केवल एक मॉनिटर की तरह है कि ये फलाना फलाना कानून है, इस कानून को यहाँ पर लागू क्यों नहीं किया गया। जो भारत में मौजूदा कानून होते हैं जिसके ऊपर कई बार पुलिस वाले, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती है, तो अगर गणेश पूजा होती है तो गणेश पूजा के समय कोई भी अपने घर की गली में एक छोटा सा पंडाल डाल के गणेश जी को रख लेते हैं और प्रशासन भी उसको शांति से उदासीन हो जाता है। लेकिन अगर आप कानून की नजर में देखिए तो आपको अगर सड़क पे कोई काम करना है तो आपको कहीं ना कहीं से म्युनिसिपैलिटी का परमिशन लेना पड़ता है। तो चुनाव आयोग केवल इतना करता है कि कानून का अक्षरशः पालन करवाता है। चुनाव आयोग के पास अपनी कोई अलग कानून या अपनी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए इसमें चुनाव आयोग, मेरे ख्याल से चुनाव आयोग यही करता है कि जैसे आज ये हुआ, तावड़े जी 5 करोड़ के साथ पकड़ा है तो उसने उस पुलिस को कह दिया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। इससे पहले अगर होता तो शायद एफआईआर दर्ज करने में देरी होती, क्योंकि किसी की सत्ता है और पुलिस उसके अंदर में है तो शायद एफआईआर दर्ज करने में देरी होती। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि एफआईआर दर्ज कर दीजिए। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं 10 सेकंड में कि आप जब कल महाराष्ट्र के लोग चुनाव करने के लिए वोट में जाएंगे तो जब बैलेट पेपर पर आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर केवल कैंडिडेट का नाम होता है, चुनाव चिन्ह होता है, कहीं पर पार्टी का नाम नहीं होता। एक कैंडिडेट का फोटो, एक पहला सीरियल नंबर होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, उसका फोटो होता है और चुनाव चिन्ह होता है। तो भारत में जब चुनाव होते हैं तो वो पार्टी के नाम से चुनाव नहीं होते, वो व्यक्तिगत रूप से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है जी। हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा कि बैलेट पेपर पर कहीं भी न तो भाजपा का नाम होता है, न तो कांग्रेस का नाम होता है, न तो इंडिया अलायंस का नाम होता है, न तो एनडीए का नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। कि भारत के संविधान में जब आप चुनाव लड़ते, जब जनता वोट डालती है तो वो किसी पार्टी को वोट नहीं डालती, वो अपने प्रतिनिधि का चयन करती है और विधायकों का चयन करने ही 20 नवंबर को महाराष्ट्र का मतदाता घरों से बाहर निकलेगा और उम्मीद यही जताएंगे कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता जो है अपने
संवैधानिक अधिकार का पालन करे, जिससे कि महाराष्ट्र में जो है एक ऐसी सरकार चुनकर आए जो यहाँ पर विकास के पैमाने पर भ्रष्टाचार से समझौता ना करे। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट एंड वोटिंग से पहले आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी जी भी लगातार स्टार प्रचारक के रूप में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों का जो है बीजेपी ने जमकर यहाँ पर इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट आप इसको मान रहे हैं कि मतदाता इससे इफेक्ट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं? देखिए नेहा जी, मतदाता बिल्कुल इफेक्ट होता है, क्योंकि सारे लोग जो आज की डेट में सूचना तंत्र है वो हमारा टीवी से ज्यादा, अखबार से ज्यादा आज की डेट में हमारे हाथ में रहता है, और इस तरह की खबरों पे जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी निगाह रखता है, और एक बहुत बड़ा एक वो चला जाता है, पूरे देश में जाता है। ये आप महाराष्ट्र की बात ना करिए, ये झारखंड में भी जाएगा और ये यूपी में भी आएगा। तो ऐसे में इस तरह का एक जनरल सेक्रेटरी अगर ऐसी चीजें करता हुआ पकड़ा जाता है, बाद में उनका एक्सक्यूज कुछ भी हो, XYZ, ये जांच का विषय, वो पैसा कैसे था, क्यों पकड़ा गया, सीसीटीवी क्यों बंद था, लेकिन एक इमीडिएट इफेक्ट इस पे जाता है। अब बीजेपी जाहिर बात है, उनके थिंक टैंकर इससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे, और जहां तक अभी तक के आरोप है, ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी के नेता ने कोई भाषण दिया हो, कोई गलत बात कही, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। आज 2 दिन का बैन लगा देंगे, 4 दिन का बैन लगा देंगे, लेकिन ये मामला उससे बहुत बड़ा है। ये पैसे की बराबरी में तो कायदे से अब तक FIR हो जानी चाहिए। आप सिर्फ इतना बताइए कि अगर यही विपक्ष का कोई नेता होता तो क्या अब तक FIR ना हुई होती? अब तक FIR हो गई होती, और अभी तक हम लोग पास जो सूचना है, अभी तक FIR नहीं हुई है। FIR हो गई है, एक स्टेटमेंट प्रोसेस, मैंने भी जिस अधिकारी की बात सुनी थी वो कहते हैं प्रक्रिया चल रही है। जी, प्रक्रिया विभिन्न मामलों में अलग अलग होती है। आप कोई अगर किसी नेता का मामला होता है विपक्ष के और उसके ऊपर आरोप लगते हैं, वो चाहे यूपी हो चाहे कहीं पे भी हो, तो तुरंत FIR होती, वरना SHO या जो थाने का प्रभारी होता है या ACP यही कह के मना कर देता है कि अभी जांच करके तब हम FIR करेंगे, वो कितना भी गंभीर मामला। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई कार्रवाई होगी, FIR होगी, बट उसका कोई रिजल्ट मिलेगा, वो इस पे थोड़ा सा संशय है। और बाद में वो पैसा कहाँ किसका था, ये साबित करना ये तावड़े का ये आरोप लगाने वाले पर भारी पड़ सकता है, हितेंद्र ठाकुर पे भारी पड़ सकता है। जी, टारगेटेड आदमी फिर मिल गया है। अब उसका आगे 5 साल क्या होगा वो अलग बात है, रिजल्ट आने के बाद इस चीज पे क्लियर होगा, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट पड़े, खासकर उस जनता के बीच में जो पढ़ा लिखा वर्ग कहीं ना कहीं से इनके टच में था। और बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभय जी ने कहा कि जो विरार का इलाका है बहुत ही शिक्षित वोटर्स वहां पर रहते हैं, तो इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव के नतीजों के दिन पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो सवाल मेरा अभय कुमार जी से कि विनोद तावड़े जो एक तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी का CM फेस भी है, तो इतना बड़ा आरोप अगर कथित रूप से CM फेस बीजेपी विनोद तावड़े पर लग रहा है, तो इसे बीजेपी के लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट वो मानते हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए या फिर राष्ट्रीय बीजेपी के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे अपने सवाल के साथ, उत्तर अभय कुमार दांडगिरी से समझेंगे। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे अभय कुमार जी के पास। अभय सर, मेरा सवाल कि CM फेस बीजेपी के विनोद तावड़े और अब इस जांच में घिर गए हैं, क्या लगता है बीजेपी को इतना बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग चुका है? देवेंद्र फडणवीस अगर देख लीजिए, और अब विनोद तावड़े कथित रूप से CM फेस, तो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात हो गई है। लेकिन मैं ये भी उसको एक और आरोप से जोड़ना चाहती हूँ, जिसमें अजीत पवार को लेकर बीजेपी को बार बार घेरता आ रहा था विपक्ष कि अगर भ्रष्टाचार से नफरत होती तो अजीत पवार सरकार में शामिल नहीं होते, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आरोप लगाते हैं, कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार सरकार में शामिल हो जाते हैं। इससे दोबारा बीजेपी एक्सपोज हो गई है कि उन्हें भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं। नेहा जी, आपने सही कहा, क्योंकि अजीत पवार के बारे में जब कहा गया था कि 70,000 करोड़ का उन्होंने सिंचन घोटाला किया है, वो फाइल भी उनकी ईडी के पास पहुंच गई थी, ऐसा कहा गया था। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी उनको चेतावनी दी थी कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। बाद में उन्हें पार्टी में
पक्ष में शामिल करके फिर उनके साथ सत्ता का गठबंधन किया गया, जिसकी वजह से जो पूरे महाराष्ट्र में जो मैसेज गया वो बहुत गलत मैसेज गया, और जिसका खामियाना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। जी जब चुनाव की जब बारी आई है, विधानसभा चुनाव के अंदर भी कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा दिया गया था उसके ऊपर भी अजित पवार ने ऑब्जेक्शन लिया, और उन्होंने उनके सुनकर कहा कि ये बात जो है ये हमारे पास नहीं चलेगी, ये जो ओपिनियन इस राज्य को वो शोभा नहीं देता, ऐसा भी उन्होंने कहा था। जिसकी वजह से बीजेपी उनके जो वो वक्तव्य है उस वक्तव्य के खिलाफ। बिल्कुल। मैं अभय कुमार जी, विनोद तावड़े एज ए पॉलिटिशियन जिनके बारे में बीजेपी उनको एक सीएम फेस के रूप में भी जो है देखती रही है, विनोद तावड़े की पॉलिटिक्स या फिर अगर उनसे संबंधित महाराष्ट्र बीजेपी की पॉलिटिक्स पर ये कितना बड़ा जो है गंभीर संकट? देखिए, इन फ्यूचर अगर समझो बीजेपी की सत्ता अगर आती है तो उस वक्त इस बात को जरूर एनालिसिस किया जाएगा कि विनोद तावड़े जी का जो आज की जो घटना है उस घटना को ध्यान में रखते हुए उनको सीएम पद के ऊपर बिठाते वक्त बीजेपी को 10 बार सोचना पड़ेगा, और अगर समझो बीजेपी ऐसा निर्णय लेना चाहेगी तो वो जनता का बहुत ज्यादा विरोध होगा, और अन्य पार्टी जो है अन्य पार्टियों के लिए भी आज का जो घटना है वो घटना एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर उनके सीएम पद के लिए अपोज करने के लिए काफी रहेगी, जिसकी वजह से इन फ्यूचर अगर वो सीएम बन सकते हैं या बनने की जैसी कंडीशन अगर आती है तो आज की उनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तकलीफ देने वाली रहेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विनोद तावड़े की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका, और उनके जो है करियर ग्रोथ के लिए कम से कम ये जो घटना है उनको सीधे 15-20 साल पीछे लेकर चली गई है। सिद्धार्थ जी के पास में आना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी, एक दिन पहले राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि धारावी परियोजना को लेकर अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो इस टेंडर को ही रद्द कर देंगे। विनोद तावड़े का बयान मैंने खुद अपने कार्यक्रम में भी दिखाया अपने दर्शकों को। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के मन में शेख हैं क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टेंडर को पाने वाली कंपनियों में शेख जिनके मालिकाना हक था वो भी शामिल थे, लेकिन अडानी को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया। विनोद तावड़े क्या अब जो कि अभय कुमार जी ने कहा है कि अब तो उनकी पॉलिटिक्स जो है अब बहुत ही पीछे चली गई है, और इसके साथ ही सिर्फ महाराष्ट्र बीजेपी ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी की कार्यशैली है इसको एक बहुत बड़ा धब्बा, एक दाग लग चुका है, और इसका असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। सिद्धार्थ जी जी, इसमें भाजपा को धब्बा क्या लगा नहीं लगा वो तो चर्चा का विषय बाद में होगा, क्योंकि चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि विनोद तावड़े जी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री को ये अगर पता नहीं है कि मैं कौन सा गैर कानूनी काम कर रहा हूं तो इसका मतलब वो अपने आप को मूर्ख साबित कर रहे हैं। और अगर भाजपा के समर्थक इकोसिस्टम को अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई है तो इसका मतलब वो खुद भ्रम में जी रही है। तो हुआ ये है, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी कहा था कि ये जो विनोद तावड़े जी पकड़ाए, ये भाजपा की 4 मजबूरियां थी, और चौथी और सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि भाजपा का ध्रुवीकरण महाराष्ट्र में फेल हो रहा था। जैसे अभय जी ने बताया, आपने भी बताया, भाजपा के सहयोगी दल ही उनके जो ध्रुवीकरण के जो नारे हैं उनको वो नापसंद कर रहे थे। अब ध्रुवीकरण जब नहीं चल रहा है तो पैसा बांटना ही उनके लिए अंतिम विकल्प बन गया था। तो भाजपा 4 मजबूरियों से इस महाराष्ट्र के चुनाव में थी, और चारों मजबूरी के तहत भाजपा को ये करना पड़ा। अब इसका नतीजा चुनाव में क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चरित्र के बारे में ना लोगों के साथ एक मास साइकोलॉजी कही जाती है। मास साइकोलॉजी ये है कि उदाहरण के लिए अगर मैं सिगरेट पीता हूं और मैं खुल के बोलता हूं कि मैं सिगरेट पीता हूं तो लोगों को उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं सिगरेट नहीं पीने के बारे में भाषण दूं और फिर सिगरेट पीते हुए पकड़ाऊं तब लोगों को बुरा लगेगा। तो लोगों को चरित्र के मामले में जब तक आदमी जो बोलता है और करता है दोनों में अंतर नहीं है तो कोई काम उसको गलत नहीं लगता। तो भाजपा, मेरे ख्याल से भाजपा के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में भारत में सबको पता है कि चुनाव में पैसे बंटते हैं, तो इसमें भी बांटती है, ये सबको पता था। अंतर ये हुआ कि आज पकड़ में आ गई। अब जनता
को कितना चरित्र हनन के रूप में लेती है ये तो कल चुनाव में पता लगेगा। लेकिन ये बात पक्का है कि भाजपा अब चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी नहीं रही और इस चुनाव में उसका ध्रुवीकरण का नारा नहीं चल रहा है। ये दोनों बिल्कुल। महाराष्ट्र में किस नारे को लोगों ने पसंद किया या फिर नकार दिया, और इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है विनोद तावड़े के साथ ये जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। मुकुल जी, कुछ विश्लेषकों के नजरिए से ये सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव कोई भी गठबंधन जीते, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों का जो हाल रहा, पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की जनता को जिस तरह की सत्ता का सामना करना पड़ा है, क्या इस प्रकरण के बाद भी वही सवाल आ खड़ा हुआ है? आप भी ये देखते हैं। अगर मैं बहुजन विकास आघाड़ी की पॉलिटिक्स को देखती हूँ तो ये तो तय है कि वो बीजेपी गठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या ये तय है कि वो इस तरह का पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल स्टंट मैं कहूंगी, क्योंकि जांच का विषय है, दिखाकर क्या वो विपक्ष में भी शामिल होने का अपना इरादा जता चुके हैं? देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता। रिजल्ट के बाद, रिजल्ट आने के तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। जहां तक मैं एक अपडेट दे दूं कि एफआईआर दर्ज हो गई है और उसमें जो वहां के प्रत्याशी है उनको और तावड़े दोनों को इसमें आरोपी बना के एफआईआर दर्ज कराई गई। राज नाइक नाम है उनका, राजन नाइक, उनके खिलाफ एफआईआर, भाजपा कैंडिडेट है उनके खिलाफ, और विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और मजे की बात यह है कि इसमें जो चुनाव आयोग और ने जो अपना स्टेटमेंट दिया वहां पे उसमें कहा है 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो 9 लाख रुपए बरामद हुए और वहां पे वीडियो जो जारी हुआ है, जो सबने देखा है, सोशल मीडिया पे जारी है, सब उन्होंने उसको वायरल कर दिया है। उसमें कार्यकर्ता बाकायदा नोट निकाल के उसको देख रहे हैं, डायरी उन्होंने छीन ली है, सब चीज सामने आ गई है। बिल्कुल। तो डायरी में नाम भी है, वो आरोप लग रहा है कि डायरी में नाम है कि किसको कितनी राशि कहाँ देनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सीधी बात है, अब ये चीजें सब जनता के सामने है और चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ऐसा है, कल जो हम लोग का यहाँ पे मतदान होना है, मतदान में पब्लिक क्या करती है और बीजेपी के इन जो अभी इनका जो पक्ष आ रहा है उस पक्ष में जनता कितना विश्वास करती है। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि वास्तव में ये चीजें अब चाल चरित्र चेहरा रही नहीं गया है, तो लोग भी धीरे धीरे अब जागरूक भी हो रहे हैं, समझ भी रहे हैं और इन चीजों पे अब विश्वास करना बंद कर दिए हैं कि हाँ कुछ सकारात्मक है, सिर्फ नकारात्मक एक राजनीति की तरफ जा रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े जस्ट टीवी पर आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। लेकिन एक बात तो तय है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि जिस तरीके से विनोद तावड़े कथित रूप से रंगे हाथों 5 करोड़ कैश और एक डायरी भी बरामद करने की बात बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता हैं उन्होंने की है, ये तो तय है कि महाराष्ट्र के चुनाव में पैसों का खेल तो जमकर चला है, कैश फॉर वोट जमकर हुआ है। लेकिन अब जांच का विषय, चुनाव आयोग की निष्पक्ष जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी को इससे कितना नुकसान हुआ है, किस नारे का कितना फायदा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, लेकिन फीडबैक की अपेक्षा, इसलिए आपसे एक बार फिर से गुजारिश करते हैं कि info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाइए। आपके फीडबैक से प्रोत्साहन मिलता है और निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के लिए प्रेरणा भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी।